सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते एक अंग्रेज़ी अखबार में छपने वाले आर्टिकल में डॉक्टर फ़ारूक सलीम लिखते हैं कि अगस्त 2018 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की मालियत 10 अरब डॉलर थी। कितनी थी? 10 अरब डॉलर। दोस्त ममालिक से कर्ज लेने के बाद वो 15 अरब डॉलर होना चाहिए थी, यानी बढ़ना चाहिए थी, लेकिन उसकी मालियत उल्टा कम हो गई और कम होकर 8.1 अरब डॉलर रह गई। हैरानी वाली बात है ना। इसी तरह अगस्त 2018 में गर्दिशी कर्जा 1.1 खरब था, जो अब 1.4 खरब हो गया। यानी पीटीआई हुकूमत, बल्ले वाली हुकूमत, तब्दीली वाली हुकूमत ने इसमें 137 दिनों में 260 अरब का इजाफा किया। कितना इजाफा? 260 अरब का इजाफा, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन असद उमर साहब को शायद ये बहुत कम लग रहा होगा, हमें ज़्यादा लगता है। इसी तरह जुलाई तक जनवरी की अगर बात करें, जुलाई तक जनवरी 2018 के दरमियानी अरसे में गैर मुल्की सरमायाकारी 4.1 अरब डॉलर थी, जो जुलाई तक जनवरी 2019 में कम हो गई और कम होकर 1 अरब डॉलर तक रह गई। इसी तरह पीपीपी की हुकूमत की अगर हम बात करें तो पीपी की हुकूमत में रोज़ाना 5 अरब रुपए कर्ज बढ़ा रही थी और मुस्लिम लीग नून इसमें रोज़ाना 7.7 के हिसाब से इजाफा कर रही थी। लेकिन अब पीटीआई की हुकूमत रोज़ाना, आप सोच सकते हैं कितना कर्ज ले रही है? 1, 2, 3, 4, अरे नहीं, ये बहुत कम है, 14 अरब रोज़ाना पीटीआई की तब्दीली की गवर्नमेंट कर्ज ले रही है। 14 अरब। मैंने तो ख्वाब में भी 14 अरब मेरे ख्याल से इकट्ठे नहीं देखे होंगे, शायद नाजरीन ने भी नहीं देखे होंगे, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे कर्ज हो रहा है। अच्छा नाजरीन, तो क्या ये हमारी मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है? जैसा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक लगा होता है तो धुआंधार खिताब कर रहे होते हैं हमारे वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, जिनको इस फील्ड का एक्सपर्ट कहा जाता था। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कहते थे कि असद उमर जैसा बंदा तो आपको मिल ही नहीं सकता, इस तरह का तारीख में कोई वज़ीर ख़जाना नहीं मिल सकता। तो क्या अब मैं पूछ सकती हूँ आपसे असद उमर साहब, बगैर डरे बगैर घबराए, कि क्या हमारी मईशत इस तरह जो हमने बताए तमाम फैक्ट्स, ये बेहतरी की जानिब आपको जाती दिखाई दे रही है? अकेले में खुद से पूछेगा शीशे के सामने असद उमर साहब कि फ़िज़ा क्या गलत सवाल पूछ रही है मुझसे? क्या हम माशी तौर पर मजबूत हो रहे हैं असद उमर साहब? वज़ीर ख़जाना से सबसे पहले मैं पूछूंगी ना। अच्छा नाज़रीन, आप ये सोचिएगा कि आपको भी मैं ये यहाँ पे बताना ज़रूर लाजिम समझूंगी कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जो है 2019 वो जारी कर दी है। जी हाँ नाजरीन, और उसमें भी कोई अच्छे इशारे हमें नहीं दिए गए हैं, वो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत दिखाई नहीं देती है कि जिससे हमें सुकून मिले, तसल्ली मिले। रिपोर्ट में पाकिस्तान के माशी हालात मज़ीद ख़राब होने की पेशगोई कर दी गई है। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तारी है, इस रफ्तार में कमी और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। और फैसल वाडा साहब की मुझे बात याद आ गई कि चंद हफ्तों में नौकरियां इतनी होंगी कि छप्पड़ फाड़ नौकरियां होंगी, और जो नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लोग होंगे वो पर कम पड़ जाएंगे। पता नहीं कहाँ बैठ के कौन सा जैतून और शहद इस्तेमाल करके ये वज़रा ये बातें करते हैं, और सिटिंग गवर्नमेंट के मुशीर, वज़ीर, मुआवन खुसूसी पता नहीं क्या क्या बयान दे जाते हैं, ख़ुद भी नज़रसानी करते हैं घर जाने के बाद, या पता नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये मंगल को जारी की जाने वाली जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है, ज़रा सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि रवा माली साल में तरक्की 2.9% रहेगी। कितनी? 2.9%। बेरोज़गारी 6.1% होगी, यानी 6.1% होगी, जो आइंदा साल बढ़कर 6.2% हो जाएगी। रिपोर्ट में पाकिस्तान को ये मशवरा किया कि मईशत के आशारियों में मज़ीद बेहतरी लाने की अशद ज़रूरत है। आपने सोचा कभी नाज़रीन कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? इस वक्त मुझे वज़ीर आज़म की जानिब से इलेक्शन से पहले जो मीडिया की जाने वाली एक गुफ्तगू याद आ रही है। क्या करते थे जब माइक लगा होता था,
जब वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक़ था, जब पीटीआई की गवर्नमेंट को तब्दीली की लहर चला के आना था, तो बहुत बहुत बातें की जाती थी, आने से पहले भी और आने के बाद भी। बहुत सी बातें हैं जो हमें याद आती हैं, हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कती हैं, मेरे भी, मेरे टीम के भी, आपके भी, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं ना, हम भी आपकी तरह यहाँ बैठे हैं, आपका केस लड़ रहे हैं अवाम का, और हम भी इनको कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, मशवरा देते हैं थोड़ा सा अपनी समझ बूझ के मुताबिक कि आखिर कैसे चलेगा। अच्छा, एक क्लिप है कुर्रतुलैन, ये ज़रा पहला क्लिप चलाइएगा, नाजरीन को भी याद करवाते हैं, इनको भी याद करवाते हैं। जी, वो स्कूलों में नहीं जाएंगे, ये वो लोग हैं जो स्टेटस को के हिस्सा है, जो पैसा बना रहे हैं इस करप्ट निजाम से, जिनके खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं, ये वो लोग हैं। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, क्योंकि इनको शर्म आनी चाहिए। ये कौम बेचारी हमारी डूब रही है, हम सारा मुल्क तबाह हो रहा है। आज हमें पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब यहाँ पर इस क्लिप में जो बात कर रहे हैं, मुखालिफिन से मुखातिब हैं और उन्हें क्या कह रहे हैं कि मैं इन्हें रुलाऊंगा। लेकिन इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है नाजरीन, इससे तो ये लग रहा है कि वो इस तकरीर में गरीबों से मुखातिब थे कि मैं गरीबों को रुलाऊंगा, एक बार वज़ीर-ए-आज़म बनने दे मुझे, मेरे तमाम वुज़रा आएंगे, मेरे तमाम मुशीर आएंगे, ऐसे ऐसे मशवरे देंगे कि बेचारे गरीब रोने पर आ जाएंगे। ये हकीकत है, इसको माइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आपको पता है कि मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो अफरा तफरी की सूरत हाल कायम हो रही है, वो समझ से बालातर, समझ ही नहीं आ रही। कल ही की बात अगर करूँ तो कराची में, शहर कायद में, कराची में दूध की कीमत में अचानक 23 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। 2 रुपये कर देते, 3 रुपये कर देते, 3.5 रुपये कर देते, 23 रुपये इजाफा कर दिया फ़ी लीटर। आखिर ऐसा क्या हो गया था? जिसके बाद क्या हुआ जी, डेयरी फार्म्स ने, जो मिडिल मैन है, उसको फ़ी लीटर दूध 108 रुपये में बेचने का फैसला कर लिया। क्या ये इंसाफ है? क्या ये तब्दीली है? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये नया पाकिस्तान है? खान साहब, मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या इस तरह कीमतों में इजाफे को कोई भी रोकने वाला यहाँ पे नहीं है नए पाकिस्तान में? 1 साल पहले ही दूध की कीमतों का मसला उठाया गया था, आपको याद होगा नाज़रीन, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमत 85 रुपये फ़ी लीटर, ऑलमोस्ट 85 रुपये, एग्जैक्टली 85 रुपये फ़ी लीटर बरकरार रखने का हुक्म भी दिया था और कमिश्नर कराची को स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाकर कीमतों का जायज़ा लेने का भी हुक्म दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद गुज़िश्ता साल के ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में दूध की कीमत बढ़ाकर 94 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई थी, 94 रुपीज़ पर लीटर। तहम सिर्फ 1 साल बाद डेयरी फार्म्स ने एक बार फिर, डेयरी फार्मर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक बार फिर अंधेर मचाते हुए 23 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया। अफसोस का मुकाम, क्या कहूँ मैं। और 1 से 2 रुपये का इजाफा समझ में आता है, लेकिन एक साथ 23 रुपये का इजाफा कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? एक साथ नाजरीन 20 से 23 रुपये का इजाफा कर देना, कहाँ का इंसाफ है? कहाँ की, शायद ये तब्दीली थी, मेरे ख्याल से इसको तब्दीली कहते हैं। नेगेटिव चीज़ें जो आएंगी ना, चेंजेस, वो तब्दीली थी। तब ये कहते थे तब्दीली आएगी, ये भी बता देना था कि नेगेटिव तब्दीली आएगी, हम समझते थे पॉजिटिव तब्दीली होगी। अब जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं चेंजेस, लेकिन वो नेगेटिव किस्म के चेंजेस आ रहे हैं। और इस अमल में जो भी मुनाफाखोर जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पर होनी चाहिए। लेकिन मैं हुकूमती जिम्मेदारों के बयानात अब कहाँ लेकर जाऊँ, जो बचत करने के लिए, तो कभी महंगाई का बोझ कम करने के लिए एक से बढ़कर एक मशवरा देते दिखाई देते हैं। और इसी तरह का एक मशवरा चंद रोज़ पहले एक वज़ीर ने दिया था, याद है आपको? वज़ीर साहब को तो भूल गया होगा, जैतून और शहद पी के मशवरा दिया होगा। चलें सुन लें ज़रा, वो वज़ीर साहब भी अगर देख रहे हैं, उनका कोई आगे से कुछ चमचा, कोई शहजादा, प्यादा, कोई सुन रहा हो, कोई चाहने वाला सुन रहा हो, कोई वोटर सुन रहा हो, वो भी सुने। और जिनके दुखती रगों पर आप, जिनको आप लोग, जिनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं, ये एग्जैक्ट एक वर्ड होगा, वो बेचारे तो मेरे ख्याल से बहुत दिल से सुनते हैं और तकलीफ़ से सुनते हैं और थोड़ा सुकून भी महसूस करते हैं। चले कोई तो सही, बोल न्यूज़ सही, ऐसे नहीं चलेगा सही, डॉक्टर फ़िज़ा सही, कोई तो हमारी आवाज़ बनता है इस बोल न्यूज़ पे। और ये बोल न्यूज़ इदारा हम पाकिस्तानियों की आवाज़ बनता है, हमारे दिल की आवाज़ इन सख्त दिल लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन फिर भी इनके दिल नहीं कांपते। लेकिन हम अपनी काविश जारी रखेंगे। क्लिप चलाइएगा कुर्रतुलैन। इस वक्त पहले तो $95 बिलियन था, अब रुपये डिवैल्यू होने से बाद अब $100 बिलियन के से भी ऊपर शायद चला गया कर्जा। तो या तो वो कर्जे आप लेते रहे, तो कर्जा देगा कौन? और जब मुल्क डिफॉल्ट कर जाते हैं, वो मुल्क टूट जाते हैं। फिर
तो इसलिए हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकें। जी, तो नाजरीन, आपने इनका मशवरा सुना और आपने देखा कि किस किस्म के मशवरे ये लोग देते हैं। मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती है। अगर सिंपल सी बात कह दूं कि सवाल गंदुम जवाब चना, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ठीक होगा। और ये क्या है जी कि 2 की बजाय 1 रोटी, मुल्क की मईशत के हवाले से सवाल क्या पूछा जाता है, जवाब क्या दिया जाता है, समझ से बालातर है कंडीशन, कुछ भी समझ नहीं आती है। बेसिकली वो लोग हैं, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं करूँगी, पीपल्स पार्टी की बात करूँगी, PMLN की बात करूँगी, पीटीआई की बात करूँगी। जितने लोगों को मैंने अपने होश में देखा वो ऐसे ही लोग मैंने देखे हैं कि जो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे होते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद ये आ जाते हैं अपनी अपनी कुर्सियों पे तो अपने कान भी बंद कर देते हैं, अपनी आंखें भी बंद कर देते हैं, अपनी ज़ुबान को खुला रखते हैं, तेज़ रखते हैं, अल्फाज को ऊंचा करते हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि हम बेहतरीन कर रहे हैं और हमारे जैसा किसी ने किया ही नहीं, या फिर मलबा गिराएंगे कि जो सब कुछ है वो पुराने वाला ख़राब करके चला गया। और पूरे 5 साल ये राग अलापते रहते हैं कि पुराने वाले ने ये कर दिया, पुराने वाले ने ये ठीक कर दिया, हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक करें, ठीक नहीं कर पाते। और तो और जब ये मशवरे देते हैं तो इस तरह के मशवरे सुनने के बाद कुछ लोग हंसते थे, लेकिन अब वो जो लोग हैं ना उनकी हंसी भी तब्दील हो गई है। अब उन लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई, उनका ब्लड प्रेशर बाकायदा हाई होता दिखाई देता है, रेज होता है, उनको गुस्सा आता है, उनका खून खोलता है कि किस किस्म के ये हमारी मतलब एक तो हमें जख्म देते हैं, फिर जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, इस तरह के बयान दे दे के। अगला क्लिप चलाइएगा। तो फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे वो जानने की कोशिश करेंगे कौन सी गिदर सिंगी आ गई है इस हुकूमत के हाथ में कि पूरी दुनिया के एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF वो जो पाकिस्तान के बारे में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत नीचे जा रही, शरह कम होगी, जो ग्रोथ रेट था वो 6.4% पे शायद PMLN की गवर्नमेंट रोक छोड़ के गई है, वो 4% या 3.2%। और ये तो सारे फिगर्स खिलाफ जा रहे हैं हुकूमत के कि अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई 7.5% रहेगी, लेकिन 9.4% पर इस वक्त महंगाई है। बिजली बढ़ गई, गैस बढ़ गई। ये सब दुनिया के जो इदारे हैं ये सब के सब तो इस वक्त कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं मईशत के और मज़ीद ख़राब होंगे अगले चंद सालों में, ऐसा ऐसा बेहतरी आएगी। उनके फिगर्स 2019 और 2020 में थोड़े थोड़े मार्जिनली बेहतर हो रहे हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब को क्यों लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा? कागज भी लेकर आए, इस पर लगता है लिखा हुआ बहुत कुछ है कि अगले चंद दिनों में होने के वाला। कितने अरसे का टाइम फ्रेम है? 5 हफ्ते का। मैंने देखिए काशिफ साहब, बिल्कुल 5 हफ्ते, मैक्सिमम 5 हफ्ते का। देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये कि हमारे मुल्क में लोगों को नेगेटिव खबरें सुनने का शौक है, और जो तज्जिया कर रहे हैं ट्विटर पे जो बेचारे घर दमाद हैं या लाइबिलिटी हैं लोग, वो बातें तबसरे कर रहे हैं। ऐसा ही तबसरा हुआ था वर्ल्ड कप के दौरान भी। मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ क्रिकेटिंग टर्म के अंदर। लोग सारे एनालिस्ट जो बैठे हुए थे वो पूरी दुनिया वो हार गए, मर गए, तबाह हो गए, इमरान खान क्या बातें कर। अगेन आई वुड से आपने क्लिप सुना और वही कहूँगी कि सवाल आप कुछ पूछते हैं, जवाब क्या होता है, सवाल गंदम होता है, जवाब चना होता है। फिर आ गया ना वर्ल्ड कप, अरे वर्ल्ड कप से बाहर निकल आए, बहुत हो गया। अब हमारी टीम की क्या कर्दगी है? 5 मैच अगर आप खेलते हैं किसी के साथ तो 5-0 यानी 5 के 5 में हार के आ जाते हैं। आगे क्या बेहतर करना है? अब इतने साल पुराने वर्ल्ड कप को हम लोग रोते रहेंगे, व्हाट नेक्स्ट? आगे के बारे में सोचें, तरक्की हम कर ही नहीं रहे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से आप लोगों के पास बेचने के लिए, कहते हैं ना मंजन बेचने के लिए। एक वो वर्ल्ड कप है, वो भी आपने नहीं, खान साहब ने जीता था। आप तो ऐसे बैठ के बातें करते थे, आप लोग उस टीम में शामिल थे 1992 में। मजीद क्या कहते हैं जरा ये भी देख लीजिए। मुझे तो हर साल बेचते सर, आपको भेजिए, डेलिबरेटली सब चीजें हो रही है। कुछ जो जवाब दे देते सर, मेरी बात सुनो, ये कियोस्क, ये जुबैर साहब गवर्नर थे तो उनको जुबैर साहब को भी दाया था। सर, ये कियोस्क क्रिएट किया जा रहा है कुछ नून लीग की तरफ से। अच्छा, तो आप इसको केओस को काउंटर करने के लिए अच्छी खबरें दे। नहीं, मैं देखिए सर, मैं तो जो बात कह रहा हूँ वो अल्लाह ताला के फजल से वसूख से कह रहा हूँ कि 10 to 5 weeks, 10 days to 5 weeks, you'll see कि सिम्प, जो मैंने कल भी टीवी पे कहा है कि सिम्प आप देखेंगे नौकरियां बढ़ेंगी। टैक्स पेयर्स में से ठेले वाला और पान वाला खुद आके आपको कहेंगे ईज ऑफ बिजनेस क्या होता है। आप ठेले वाले को कहेंगे जी
आप जो काम करें 500 महीना दे देना, 1000 महीना देना। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, इज नॉट माई सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। सब पॉलिसीज आपको डायरेक्शन इस 10 दिन में 5 और बहुत सारी चीजें। 5 हफ्ते में नौकरियां निकलेंगी, हर तरफ मिठाइयां बंटेंगी, शादियाने होंगे। सर ये शादियां और मिठाइयां आपकी तरफ से आ गई हैं, ठीक है जी। वो एक और मैं तो ये मेरी तरफ से है ना, ये तो ये मेरा तोहफा है आपको। जब आप 50,000 नौकरियां क्रिएट करते हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मिठाइयां मेरी तरफ से। देखिए सर मेरी बात सुने, अगर मैंने मीडिया के तवज्जो से बात की कि ओनर्स हम पे ना डालें और अपने बंदों को ना निकालें क्योंकि बंदे अच्छे नहीं मिलेंगे, तो मैंने कोई बुरी खबर सुनाई और मैंने उसका रीजनिंग दी है कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज अच्छी आ रही हैं। डॉक्टर साहब पहले ये बता दें आप किस डायरेक्शन, किस समत को फॉलो करें, किस तरह की बहकी बातें करें, ये तो बता दें कि पॉलिसी बनाएगा कौन फैसल वाडा साहब। फैसला तो कर लें कि आप आखिर बोल क्या रहे हैं। बोलने से पहले सोचते हैं, घर जाके भी सोचते हैं कि मैं क्या बोल कर आ गया था। ये तो है इन वजीरों के हालात, लेकिन इनको शय कहाँ से मिलती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इलेक्शन से पहले बातें जो करते थे वो पूरी तो हो ना सकी, बल्कि उसके बरक्स, उसके एंटाई, उसके ऑपोजिट सिचुएशन नजर आती है। ऐसे वादे किए ही क्यों थे जोशे खताबत में जिनको पूरा करना नामुमकिन नजर आ रहा था। इससे पहले कि मैं आपको अगला क्लिप दिखाऊं, एक और बात इन्होंने की कि जी वो ठेले वाले और तमाम लोगों का जिक्र करें। ठेले वाले वाडा साहब आपकी इन बातों के बाद आपको ढूंढ रहे हैं, कह रहे हथी चढ़ जान किसी दिन फैसल वाडा साडे, तो फिर पूछांगे। मजीद नहीं कुछ कह रही, सिर्फ ढूंढ रहे हैं आपको। सोचे कि क्यों ढूंढ रहे हैं। अगला क्लिप मुलाहिजा कीजिए। शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूं, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं। आपको खुशखबरी सुनाता हूं, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा, हमारी और भी 2 ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें शर्म आती चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। आपको खुशखबरी सुनाता हूं, अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे, हम हिंदुस्तान की गरीबों की मदद करेंगे। दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्जे लें और कम से कम हम IMF से कर्जा लें। अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए हैं। देखिए जो कर्जा देता है ना वो फिर आपकी आजादी ले जाता है। अल्लाह का शुक्र है कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन आपके वज़रा और आपके मुशीर जो कर रहे हैं खान साहब, ये आपको नाकाम ना करवा दें। अच्छा नाज़रीन, क्या इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास ये एदाद व शुमार नहीं थे? लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है सब कुछ होगा। हम ये नहीं कहते कि आप लोग कर्ज ना लें, बिल्कुल लें, जितना लेने लें, क्योंकि आपको मुल्क चलाना है। लेकिन हम ये ज़रूर आपसे कहेंगे कि जो बातें कर नहीं सकते वो आवाम से कहनी भी नहीं चाहिए ना। और तो और इस वक्त जिस अंदाज में महंगाई बढ़ रही है, पहले पेट्रोल और अब बिजली की कीमत बढ़ रही है और दोनों चीज़ों के बगैर आवाम का गुजारा नहीं है, तो इस पर मौजूदा हुकूमत अब क्या कहेगी? क्योंकि इससे पहले जब बिजली की कीमत बढ़ी थी तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था, क्या रिएक्शन था, क्या अल्फाज थे, क्या तासुरात थे, ये क्लिप ने कैप्चर किए हमें, कैमरे की आंख ने अक्स बंद किए और कोई यू टर्न भी नहीं ले सकता। कह रहे ये मैं तो नहीं हूँ, ये कोई और है। देखिए ज़रा। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। तो आप देख रहे थे जी, अभी हमने देखा कि जो खान साहब हैं वो क्या कर रहे थे, बिल जला के दिखा रहे थे। तो खान साहब अब आपकी तब्दीली की गवर्नमेंट आ गई है। अब मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है कि अब आवाम क्या करें? आपके ही इस मेथड को जो आपने किया, एग्जाम्पल सेट, किसको फॉलो करें? क्या हम अपनी गाड़ियों को आग लगा दें? खान साहब आपकी इजाज़त है इसी अंदाज को फॉलो करते हुए महंगे बिजली की और गैस के बिलों को सड़कों पर ले जाके हम जला दें खान साहब वाले स्टाइल में? क्या ये है हल? खान साहब एग्जाम्पल तो आपने सेट की थी क्योंकि तब आपकी गवर्नमेंट नहीं थी। एग्जैक्टली। लेकिन आवाम के लिए
आप भी वही हैं, पुराने वाले भी वही थे। अवाम ने तो अपनी जेब से देना है ना बिल, फिर आपसे पूछा जाएगा आपने क्या कहा था जब हम आएंगे तो तब्दीली आएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी, चुटकियों में सब कुछ सस्ता हो जाएगा। तो हुआ तो कुछ भी नहीं। हाल बता बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें ज़रूर बढ़ गई। अगेन आई वुड से कि पहले ही जब आप लोगों की प्लानिंग नहीं थी, होमवर्क नहीं था, जब आपको पता था कि जो हम कह रहे हैं वो शायद नहीं हो सकता, तो सिर्फ वोट लेने के लिए, सीटें लेने के लिए इतने सब्ज़ बाग दिखाए। आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं, क्योंकि आपकी नीयत बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए, इसलिए मैं झूठा तो आपको नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि सब्ज़ बाग भी क्यों दिखाए गए। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप करेंगे, आपकी नीयत थी, लेकिन नीयत के लिए कुछ चंगे लोग अपने नाल लेके जाने से ना खान साहब, तुसी कुछ चंगे लोग तुसी लेके आने से कभी ना चे। आप असद उमर का बड़ा नक्शा खींचते रहे कि भाई इतना क्वालिफाइड है, पता नहीं कितने लाख की जॉब छोड़ के आ गया, सियासत के लिए, मुल्क के लिए पेट्रियोटिक फीलिंग्स लेकर आ गया। क्या करनी है हमने उनकी फीलिंग्स जब हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया? ये है फीलिंग्स। अनदर क्वेश्चन, इतनी पेट्रियोटिक फीलिंग्स हैं कि इतने लाखों की जॉब को, मिलियंस की जॉब को ठुड्डा मार के असद उमर साहब आके बैठ गए कि मैं तो पीटीआई ज्वाइन करूंगा, मैं तो तब्दीली के लिए एफर्ट करूंगा, मैं तो इलेक्शन जीतूंगा। जीत लिया, सब कुछ दे दिया अल्लाह ताला ने आपको असद उमर साहब। आप सीट पे भी बैठे हैं, आप एमएनए भी हैं, आप मिनिस्टर हैं, आपके पास सबसे बड़ी वजारत है, वजारत खजाना, जो कि पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की एक बड़ी वजारत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक वजारत खजाना बहुत बड़ी वजारत होती है और एक वजारत खारिजा बहुत बड़ी वजारत होती है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, क्या कर रहे हैं आप? आप आते हैं, आप हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, और इंतहाई, मैं आपकी 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी कुछ दिन पहले, तो मैं हैरान हो रही थी कि आपके चेहरे पे बेबसी भी थी। कहते हैं ना कि एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है, एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है। आपके चेहरे पे एक अजीब सी बेबसी थी। जब वज़ीर ख़जाना इतना बेबस दिखाई देगा तो आवाम को कॉन्फिडेंस कौन देगा, आवाम को मोराल कौन देगा? और फिर हौसले तसल्लियाँ वही कि झूठी तसल्लियाँ दे के चले जाते हैं, चीखें निकलेंगी, तैयार रहें, ठीक हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो चुका है, ये हो चुका है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। असद उमर साहब एंड खान साहब, हमें एक्शन नज़र आएंगे तो आपके अल्फाज हमारे लिए मैटर करेंगे। एक्शन हमें नज़र नहीं आ रहे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पीटीआई वालों से मैं मुखातिब हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। अच्छा नाजरीन, पाकिस्तान की कौमी सियासत अगर मैं कहूं कि इल्ज़ामात की सियासत का हिस्सा बनी हुई है तो बिल्कुल सही होगा, आप सेकंड करेंगे मेरी राय को। ये मंजरनामा 90 की दहाई से शुरू हुआ और 90 की दहाई की सियासत का मंजरनामा है। माजी में चले जाएँ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब, ये 2 नाम तो हमें नज़र आते थे अपने बचपन में। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि आया कि किसके इल्ज़ामात किस हद तक दूसरे पे लगने वाले पर दुरुस्त थे या किसके ठीक थे किसके नहीं थे, इस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसका सारा नुकसान जमहूरी सियासत को पहुंचा। ये मेन पॉइंट है कि नुकसान किसे हुआ? हमारी जमहूरी सियासत को, इसको डेमोक्रेसी 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 कहते हैं। ये हमारे सो कॉल्ड जमहूरी लोग, और इस सो कॉल्ड पे मैंने जोर क्यों दिया, अक्लमंद लोग समझ गए होंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंतखाबात से पहले और इससे पहले ही जब पाकिस्तान की सियासत के बड़े किरदारों को अगर मैं कह दूं कि चैलेंज किया बाकायदा, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो अमली तौर पर 2 बड़ी सियासी जमातों के मुकाबले में एक मुतबादिल के तौर पर उभरे। यानी 2 ही जमातें थी ना, तीर वाली जमात, शेर वाली जमात। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे होश में कोई तीसरी जमात भी उभरेगी। आती थी जमातें, गायब हो जाती थी, छोटे लेवल पर ही रह जाती थी। लेकिन ये जो तब्दीली का नारा लगाकर आए, बल्ले वाले आए, किसी को यकीन ही नहीं होता था कि इनको गवर्नमेंट मिलेगी। बहरहाल इनको मिल गई गवर्नमेंट, और बहुत बड़ी एक इनके लिए मेरे ख्याल से एप्रिसिएशन भी बनती है। चैलेंज था जिस पर ये पूरे उतरे, और बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को अवाम ने भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के गठजोड़ को शिकस्त देने वाली जमात के तौर मेरे ख्याल से तस्लीम किया नहीं। अवाम को भी सुकून मिला कि चले कोई नतीजा आया ना, अब इन दोनों से तो जान छूटे, कोई तीसरा है, कोई नया है, उसको आजमाते हैं, देखते हैं, बुरा होगा तो उसको भी फारिग कर देंगे अगले इलेक्शन में। लेकिन अभी एक तीसरी ऑप्शन है, चले आजमा के देखते हैं। यानी अवाम बहुत ज़्यादा तंग थी उन दोनों जमातों से। अच्छा, पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें हैं जिनका मैंने जिक्र किया, 2 ही थी, नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। चले दोबारा ले लेते, पीपल्स पार्टी या नून लीग, जो मौरूसी तौर पर बार बार इक़्तिदार में आती रही। उनके मुकाबले में आना मेरे ख्याल से कोई बहुत आसान काम भी नहीं था, बड़ी स्ट्रगल थी और बहुत ही मुश्किल काम था। एक चैलेंज, जैसे कि मैंने बोला, चैलेंज एक्सेप्ट किया। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये करके दिखाया, और तब वो वज़ीर आज़म तो नहीं थे,
तब तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे थे और बार बार इनसे ताने सुनते थे। अभी तक कह देते हैं जी आप तो जाके क्रिकेट खेलें, आपको सियासत नहीं आती। तब वो एक फॉर्मर क्रिकेटर ही थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि नहीं, एक फॉर्मर क्रिकेटर भी इलेक्शन जीत सकता है, और ना सिर्फ इलेक्शन जीत सकता है बल्कि वज़ीर आज़म की तख्त पे बैठ भी सकता है, उस कुर्सी को संभाल भी सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि इर्द गिर्द के मुशीर, मुआवन और वज़रा उनकी स्ट्रगल को डबोने में जो किरदार अदा करें, उनको होश आ जाए टाइम पर। इन्होंने इलेक्शन जीता, और इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह भी थी कि अवाम माजी के करप्ट हुक्मरानों से बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। अवाम जो है वो छुटकारा चाहती थी, उन्हें ऑप्शन नज़र आई जी तीसरी पार्टी, उन्होंने कहा चलें जी इस बार वोट बना बल्ले का। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के अदवार में जो कुछ हुआ अगर आप याद करें तो वो आपको याद होगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपको याद होगा, जिसका नारा क्या है जी, बच्चे बच्चे को नारा आता है, रोटी कपड़ा और मकान। दोबारा सुने, क्या? रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन क्या 2008 में बनने वाली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसमें बेनज़ीर शहीद की वसीयत ने आसिफ अली ज़रदारी साहब को बड़ा नवाजा, बड़ी मेरे ख्याल से उनके लिए खुश आइंद खुश नसीब साबित हुई वो वसीयत, वरना उस वसीयत के बगैर आसिफ अली ज़रदारी साहब आप कुछ भी नहीं थे, ये आपको भी पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है 2008 में, जब बहुत ज़्यादा बाइख्तियार सदर थे ये आसिफ अली ज़रदारी साहब, इतना बाइख्तियार सदर मैंने अपने होश में नहीं देखा, यानी इतने इख्तियारात थे, किया कुछ नहीं अपनी जेबें गर्म करने के अलावा। हुकूमत जब आती है इनकी, आवाम को क्या रोटी मिली, कपड़ा मिला, मकान मिला, टू कट शॉर्ट ये सहूलतें मिली जो डिज़र्व करती थी आवाम इस जमहूरी हुकूमत में? बिल्कुल नहीं मिली। जो उनके वादों में शामिल थी तमाम चीज़ें, क्या आवाम के हाथ आई वो चीज़ें? बिल्कुल नहीं आई। अगरचे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सहाफ़ियों को अदलिया की जानिब से जो की जाने वाली तनकीद थी और प्रेशर, उसकी हमेशा खंदा पेशानी से उसको बर्दाश्त भी किया, मगर मजाल है कि कभी अपनी टेढ़ी चाल को सीधा किया हो जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कोई क्रेडिट देना चाहें, क्योंकि आपको पता है हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल बैलेंस्ड बात होती है, जो अच्छी है उस पर हम ये चीज़ कहते हैं और जो बुरी है उस पर फिर हम अपने अंदाज में पूछते हैं कि कैसे बुरी है भाई, कैसे सही होगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो क्रेडिट देने की बात अगर मैं करना चाहूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, यानी तीर वाली पार्टी को, तो क्रेडिट में अगर देना चाहूँ तो इस बात पे देंगे कि उन्होंने कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम को मंजूर किया और आखिर दौर में जो गवादर पोर्ट है उसका इंतज़ाम चीन के हवाले किया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए किसी हद तक मुस्तहिक अफराद की मदद भी की। ये चीज़ें इनके क्रेडिट में जाती हैं। बाकी किसी भी लिहाज से देखेंगे तो साल 2008 से साल 2013 तक कायम रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हाल को याद करके सिर्फ मायूसी के गहरे बादल आपके जहनों पर छा जाएंगे। लेकिन नाजरीन, आज पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा जो गले फाड़ फाड़ के मौजूदा हुकूमत पे पता नहीं किस मुँह के साथ तनकीद करते हैं, वो आखिर क्यों भूल जाते हैं कि उनके अपने दौरे हुकूमत को देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 5 साल में कौमी ख़जाने को 1800 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। 1800 अरब रुपए, और पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में 47वें नंबर से तरक्की करके 35वें नंबर पर आ गया था। करप्शन में तरक्की की, किसी और चीज़ में करें ना करें, इसमें हमने 12 पॉइंट्स में तरक्की की करप्शन में से, और तो और 8 अरब की NICL स्कैंडल, इसके अलावा स्टील मिल में 20 अरब रुपए की करप्शन, हज स्कैंडल में हामिद सईद काज़मी वाला मामला आपको याद होगा, और फिर एफिड्रीन स्कैंडल, ओगरा, सुई सदरन, सुई नॉर्दर्न और नीलम झेलम प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए के घपले किसके खाते में जाते हैं? जरदारी साहब, बिलावल साहब, या जो बहुत ज़्यादा आके बोलते हैं खुर्शीद शाह साहब, मौला बख्श आंडियो साहब। मेरा आप तमाम लोगों से सवाल है, क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये बताएगी सब कुछ? कभी नहीं बताएगी। उनको फुर्सत ही नहीं मिलती बल्ले वालों पे तनकीद करने के अलावा। उनके जो तीर हैं वो सिर्फ बल्ले पे जाके लगते हैं, अपनी करतूतें को बताने के लिए तैयार ही नहीं होता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुल्क में सरपट अफराते ज़र के 5 सालों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम CPI भी कहते हैं, इसकी शरह अशिया ज़रूरत की कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा किया था। और जहाँ सालाना 630 अरब रुपये रेलवे, PIA, वापडा, स्टील मिल के खसारे पर खर्च होते रहे थे, वहीं पर हम देखते हैं कि 430 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे ने पाकिस्तान में बिजली का जो बहरान है उसको शदीद कर दिया। और इसके बावजूद स्टील मिल आज तक
ठीक नहीं हो सकी। रेंटल पावर प्रोजेक्ट में 23 अरब रुपए की करप्शन के बावजूद 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो सकी। आलमी बैंक के मुताबिक इस दौरान सालाना 796 अरब रुपए टैक्स चोरी होता रहा। इस पर क्या बोलेंगे तीर वाले यानी पीपल्स पार्टी वाले? अच्छा नाज़रीन, और सुनिएगा, लम्स की एक रिसर्च रिपोर्ट है, वो बताती है कि हुकूमत को 100 रुपये में से सिर्फ 38 रुपये की टैक्स वसूली होती थी, जबकि 62 रुपये टैक्स दहिंदा मुख्तलिफ मरात और टैक्स छुपाने के एवज ले जाता था। देख लें ये हालात हैं। और मईशत में जो शरह नमू है, जो 2007 में 5.5% थी और 2011-12 की बात करें तो 3.7% तक आ गई। डॉलर की शरह के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो 40% से ज़ायद कम हो गई, और जो डॉलर 2008 में 67 रुपीज़ का था वो पहली बार पीपल्स पार्टी के दौर में 100 रुपये का हुआ था। इस दौरान गैर मुल्की कर्जे 38 बिलियन डॉलर से बढ़कर आपको पता है कितने हो गए थे? 65 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे। और मजबूरी कर्जों का अगर मैं हजम की बात करूं तो स्टेट बैंक के मुताबिक 15,148 अरब रुपए तक पहुंच गया था। राजा परवेज अशरफ साहब 2 सालों में लोड शेडिंग ख़त्म करने के ऐलानात करते रहे, मगर इन 5 सालों की अगर हम बात करें तो बिजली गैस की लोड शेडिंग पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंचा दी गई थी। बिजली और गैस के अरबों रुपए के जो बिल हैं उनमें सार्फिन से ओवरचार्ज किया गया। आपको याद होगा, ये वादे ज़रा सुन लें क्योंकि इनको तो भूल गए होंगे। घर बैठ के हमारा प्रोग्राम भी बड़े शौक से देखते हैं, हमें बड़ी ऑथेंटिक इतलात हैं कि तमाम लोग बोल न्यूज़ ही देख रहे होते हैं और डेफिनेटली दुआएं तो नहीं दे रहे होते हैं किस तरह की बातें सुनने के बाद, लेकिन चलें हम तो इनको याद दिलाएं जो ये भूल चुके हैं। तो कुरतुलैन क्लिप चलाइएगा। सेवर भी लेकर आएंगे, 1 करोड़ एनर्जी सेवर, 1800 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 3000 मेगावाट, 3500 मेगावाट। दिसंबर 2000 में लोड शेडिंग का खात्मा कर, अगले साल इस मुल्क से लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाएगा। दिसंबर 2009 लोड शेडिंग का खात्मा होगा। जहां से भी कोई मेगावाट मिले मैं अपने नेशनल ग्रिड में फौरन लेकर आना चाहता हूँ। 8000, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट। अगले साल जो है इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त को इस मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी। आइंदा सुना आपने कि पहले 2009 फिर 10 और फिर 11 मगर हुकूमत चली गई, मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग और जो गैस की बंदिश है इसका खात्मा नहीं हो सका। इसके बावजूद 20 घंटे की लोड शेडिंग जारी रही और इसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट और बिजली और गैस चोरी को ट्रांसमिशन लॉसेस करार देकर इसका बोझ भी आम सारिफीन पर ही डाल दिया गया। ये बातें पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्यों याद नहीं करती? वो इन बातों पर क्यों खामोश है? लेकिन नाजरीन, जब इनसे कुछ सवाल पूछा जाता है तो इनके पास जवाब नहीं होता है। अतिथि सिंध के साथ और किस किस ने जुल्म किया है, ये ज़रा क्लिप मुलाजा कीजिएगा। उन्होंने 15 करोड़ रखे हुए हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए, 15 करोड़। माशाल्लाह मिस्टर स्पीकर, चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर के ऊपर छत डालने के लिए 6 करोड़ खर्च करें, इससे ज्यादा शेम नहीं है। पूरे सिंध में 15 करोड़ एजुकेशन पे, तालीम पे खर्च कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर इतना प्यारा है तो उसके ऊपर छत 6 करोड़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं कि वो गैराज बनाए उसके लिए। शेम, शेम, डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल। जहां प्राइम मिनिस्टर अपने गाड़ियां बेच रहा है और हम 6 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं गैराज बनाने के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए। चंद दिन पहले किसी ने उठ के कहा था इस मैनिफेस्टो की वजह से हम जीते हैं। मिस्टर स्पीकर, इस मैनिफेस्टो की वजह से वो नहीं जीते, वो जीते कायदे आजम ने जितवाया इनको, कायदे आजम ने इनको जितवाया है। लेकिन मिस्टर स्पीकर, कायदे आजम भी थक चुका है अभी। जी तो नाजरीन, सुना आपने कि तालीम के लिए 15 करोड़ और वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के लिए 6 करोड़। तो फिर इम्तिहानात में आखिर नकल क्यों ना हो? फिर कैसे सिंध धरती का तालीमी निज़ाम बेहतर हो कि जब वज़ीरों और मुशीरों की ये हालत होगी? लेकिन शर्म इन्हें फिर भी नहीं आएगी। और अब आज की आखिरी बात। एक शेर है और गाने में इस्तेमाल हुई है शायरी, और शायरी से मेरे ख्याल से गाना भी सुनने के काबिल बनता है। कुछ लोग होते हैं म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग होते हैं लिरिक्स को एंजॉय करते हैं, और जब हम अपनी एक टीन एज से निकल आते हैं तो मेरे ख्याल से फिर हम म्यूज़िक की बजाय लिरिक्स को एंजॉय करते हैं कि आखिर लिखने वाले ने कितना कमाल किया और गाने वाले ने उसके लिखने वाले के साथ, उसके अल्फाज के साथ कितना इंसाफ किया। तो क्या लिखा है जी? सफ़र खूबसूरत है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। अगर आप मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, सबको बेचैनी होती है, पहुंचना चाहते हैं,
तो सफ़र के एक एक लम्हे को एंजॉय करना सीख लें। तो यकीन जानिए कि मंजिल पे पहुंचने से पहले ही आपको इतनी खुशी होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर सफ़र, ये रास्ता जो उस मंजिल को जाता है, जो मेरे जहन में है, मेरे ख्वाबों में है, ये सफ़र इतना खूबसूरत है, ये रास्ता इतना खूबसूरत है, तो मंजिल आखिर कैसे होगी। इसके साथ ही एक पैगाम ये भी जाता है कि अपने काम के साथ, अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ कीजिए। इतना सा भी काम है ना, उसको दिल से कीजिए, इंसाफ से कीजिए, नीयत से कीजिए, और उसी नीयत का फल आपको ऐसा मिलेगा कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ वफ़ा की। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।